हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब लेकर न्यू को टेन जिसका नाम है क्लास 10 सोशल साइंस। आपका सामने में लेके आया क्वेश्चन पेपर संख्या दूसरा लेकर के आऊं। इससे पहले आप स्टूडेंट का मैंने एक क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज की इस क्लास के क्वेश्चन पेपर संख्या मैं दूसरा कराने वाला हूं। आपको जो ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं जो कराने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए, कल ही आपका एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बट कोई बात नहीं है, हम अभी भी कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास में। तो सेकंड क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं जितने भी आपको एमसी क्वेश्चन से ले आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा, जिनके आने सामने आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होगा, वैसा भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इस वाली क्लास जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, वो रिपीटेड होते हैं, वैसा भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, जिनके आने के सामने आपके एग्जाम के ना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको मैं करा रहा हूं। तो लेट्स डू इट। अपने किसी अपना ये जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। उससे पहले एक और क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो मैं सभी सभी तो आपके टोटल आपको पता ही होगा, मैं 3 पार्ट्स के एक क्वेश्चन पेपर क्या हो गया, जैसे कि छोटा क्वेश्चन पेपर होता है तो 2 पार्ट में करता हूँ, बाकी बड़ा क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट में आपको मैं पढ़ाता हूँ। जिससे कि भाई आपको ना ज्यादा बड़ा से एक बड़ा सा वीडियो देखने पर ना बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, तो बड़ा सा वीडियो हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो छोटे छोटे वीडियो में करके हम बना रहे हैं। तीनों पार्ट का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया है, ये वाला क्वेश्चन पेपर कर लेना। लगभग लगभग आपका प्रैक्टिस मतलब काफी हद तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन पेपर बड़े तरीके से देख लेना, प्लस में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसे हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अभी तक आपने शायद मे भी आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, तो दोनों प्रैक्टिस कर लेना, दोनों क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेना, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के देख लेना। लगभग लगभग आपके जो पासिंग मार्क्स है सो प्लस आपके कम से कम मैं राउंड राउंड बोलूं तो 40 to 50 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। प्लस में आप स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा तैयारी की है, जिन स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा तैयारी कर लिया है, तो इस वाली वीडियो में क्या करना है, उसको लिख के भले मत प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन के आंसर को जो है क्या करना है जरूर देख लेना, क्योंकि इनके आंसर ना आपके एग्जाम के ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जैसे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया होगा, तो भी उन बच्चों को भी ये वाला वीडियो हमारी वीडियो देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में सारे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद उन्होंने ना पढ़ा हो। समझे बात को? तो लेट्स डू इट, करते शुरू। और आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया, प्लीज 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 लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना प्लीज। ये दो चीज करते हो ना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, अगर लाइक करते हो कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ यार हमने मेहनत करी है, बच्चों ने कमेंट कराया था, बहुत अच्छा लगता है, तो उसका लगता है कि फल मिल गया यार। ठीक है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। चलो करते हैं। चलो, तो ये आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, सबसे पहले आपको मैं शुरुआत में बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का आपका क्वेश्चन पेपर है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सेट पेपर 1 है। सेट पेपर 1 है आपका, और सेट पेपर क्वेश्चन पेपर संख्या एक ही है, सबसे पहला सेट पेपर है ये। क्या आएगा आपका? सबसे पहला पहला सेट पेपर आएगा आपका, और सेट पेपर संख्या का एक एक ही है, मतलब एक एक है, ध्यान रखना। सबसे पहला सेट पेपर है, ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान है, 3 घंटे समय दिया जाता है, सीमा से टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, ये सबको पता है आपको। और सामान्य इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। प्लीज 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 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको एग्जाम के अंदर में, तो उसको प्लीज प्लीज जरूर पढ़ना, पूरा जरूर पढ़ना। ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो करते हैं, हम खंड कहाँ से सीधे करना स्टार्ट करेंगे। हमारे एमसी क्वेश्चन है, हमारे टोटल सबको पता है कि हमारे 20 एमसी क्वेश्चन होते हैं, इससे शुरू करते हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1867 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना? ठीक है, 1867 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना। ठीक है, कौन सा हमारा बताना है, तो इसका अर्थ है वेनेसिया। वेनेसिया हमारा जो 1867 में हमारा इटली का एकीकृत एकीकृत मतलब इटली का एक हिस्सा बना। ठीक है, इसके अलावा बाकी सबके बारे में जो आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड में आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कर सको। देखो, इसमें बात करते हैं अब हमारा जो बेनेसिया, बेनेसिया के अंदर में हमारा कब था? 1867 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना। ठीक है, और यह ठीक है, ये ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध के बाद हुआ। ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये हमारा शामिल हुआ, और जिसमें इटली ने प्रशिया के, ठीक है, प्रशिया के साथ संगठन किया, और युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया को वेनेसिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को वेनेसिया को इटली को सौंपना पड़ा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में कौन था? वेनेसिया था, तो वेनेसिया से किसने ले लिया? इटली ने, को इटली ने ले लिया। आगे कहते हैं सार्डिनिया, जो हमारा आएगा इटली के एकीकरण का नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व करता राज्य था, मतलब कि सार्डिनिया का पहले से था, पहले ही था इटली का नेतृत्व करने वाला, मतलब इटली के अंदर पहले से ही शामिल था, ये पहले से ही। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया कितना, एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब आपका शुरू हुआ था? आपका 1859। ठीक है, 1859-60 में एकीकरण की प्रक्रिया आपकी शुरू हुई थी। ठीक है, सिसिली, ठीक है, सिसिली और दक्षिण इटली के अधिकांश भाग, ठीक है, 1860 में गैरिबल्डी के नेतृत्व में एकीकृत किए हुए थे। ठीक है,
किसके नेतृत्व में, आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे 1860 के अंदर में किसके नेतृत्व में हमारे सिसिली और दक्षिण इटली के अधिकांश भाग किसके नेतृत्व में हमारे एकीकृत हुए थे, वो गैरिबल्डी, ये ध्यान रखना। पेपल राज्य का शेष भाग, ठीक है, पेपल राज्य का शेष भाग जिसमें रोम भी शामिल था, तथा 1870 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना। तो पेपर राज्य का शेष भाग जिसमें रोम भी शामिल था अतः, ठीक है, अंततः 1870 में पेपल के राज्य किसमें किसमें कब शामिल हुआ, 1870 के अंदर में इटली के अंदर में शामिल हुए थे। बस ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था, इंपॉर्टेंट था। और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आपसे उसमें क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर तो इंग्लिश एमसी क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड करा ही दिया। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए और हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर की चाहिए, तो आपसे क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा ना, 19वीं सदी तक लोग यूरोप से अमेरिका जाने के लिए निम्नलिखित कारणों को पढ़िए। 19वीं सदी के अंदर में यूरोप से, ठीक है, यूरोप से जो लोग जो थे हमारे अमेरिका जाते थे, उसका कारण क्या था हमारे को करना है। पहला कारण आपका गरीबी, भूख, इसका राइट आंसर है। गुलामी, ठीक है, गुलामी की खरीद, ये नहीं है। बीमारियों का बोलचाला और धार्मिक टकराव और दंड, ये थे। तो इसके जो जाने के कारण कौन कौन से हमारे गरीबी, भूख, बीमारियों का बोलबाला और हमारा धार्मिक टकराव और दंड थे, ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं बुक ऑफ मार्वल्स, ठीक है, बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक कौन थे। वह तो इसका आंसर जो आएगा आपको आंसर के अंदर में मार्को पोलो दिया गया है, बट इसका आंसर ये मार्को पोलो सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो आपका आएगा मार्को पोलो सही नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ये रहा हमारा, ठीक है, स्टिक, ठीक है, स्टिक चैलो द पिसा, ठीक है, रू रू स्ट्रिट, ठीक है, रू स्ट्रिट चैलो द पिसा द्वारा, ठीक है, ये लिखा गया था, इसके द्वारा लिखा गया था। बाकी इसके बुक में जो आंसर आएगा वह आपका गलत है, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन पेपर में भी ये दिखा गया कि इसका आंसर जो है गलत है। क्वेश्चन में सभी को इसके इस वाले क्वेश्चन में सभी के आपको 1 नंबर मिले थे, सभी स्टूडेंट को 1 नंबर मिले थे। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि आप 15वीं शताब्दी की प्रिंट संस्कृति पर शोध कर रहे हैं, मतलब कि खोज कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी की आप प्रिंट संस्कृति जो कहा है आपका, उस पर क्या कर रहे हैं, आप खोज कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपके शोध मतलब खोज का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा। आपने जो खोज किया उसका लाभ क्या होगा, मतलब एक सीधी सी बात है, 15वीं शताब्दी के अंदर में प्रिंट के संस्कृति के अंदर में कौन सी खोज की गई थी, हमारे को बताना आएगा। लिटरेसी का राइट आंसर हमारा आएगा डी, प्रिंट में तेजी, ठीक है, प्रिंट में तेजी और सटीकता में वृद्धि, यहाँ पे उस समय पे खोज की गई थी। बस दैट्स इट है। आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में वनों के निम्नलिखित वर्गों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे वन आएंगे, तो कौन सा सबसे ज्यादा है, फिर उससे कौन सा कम है, फिर उससे कम है, वो हमारे को करना है। तो आरक्षित, अवगित, ठीक है, अवर्गीकृत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला दूसरा तीसरा ही है, पहला दूसरा तीसरा है, बी इसका राइट आंसर है। तो सबसे ज्यादा हमारे क्या आएगा, आरक्षित क्षेत्र है, फिर इसके बाद में रक्षित क्षेत्र है, फिर आपके अवर्गीकृत क्षेत्र है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला दूसरा तीसरा ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट तो हमारा रसी का बाग रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है हमारा, तो राजस्थान के अंदर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्तंभ एक का मिलान स्तंभ दो से करना आएगा। स्तंभ एक के अंदर में बांध है हमारे और ये नदी है, कौन सी नदी पे है, कौन सा बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है हमारे को। पहला हीराकुंड जो हमारा बांध है हमारा नदी पे बनाया गया है। नागार्जुन हमारे किस पे बनाया गया, कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये होगा पहले का हमारा चौथा है, पहले का चौथा हमारा आएगा। और हमारे देखो तीसरे का हमारा क्या दूसरा है, तीसरे का हमारा क्या आएगा, तीसरे का हमारा दूसरा है, तीसरे का हमारा दूसरा, सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इसके अंदर पहले बी का क्या आएगा, एक है, बी का ए है। गांधी सागर चंबल नदी पे आएगा। और मेट्टू, ठीक है, मेट्टू हमारे किसे कावेरी नदी पे है, मेट्टू, ठीक है, मेट्टू कावेरी नदी पर। नेक्स्ट हमारे सामने में 8 आएगा, कृष्णा गोदावरी मुद्दे में शामिल प्रमुख राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना। कृष्णा गोदावरी नदी मतलब कृष्णा गोदावरी नदी मुद्दा क्या आएगा, जो कृष्णा नदी गोदावरी नदी का जो जल का उपयोग कौन सा राज्य कितना करेगा कितना नहीं करेगा, ठीक है। और कौन इस पे बांध बनाएगा, कौन इसका बांध पे जो बनाएगा उसका उसका यूज कौन करेगा। तो इससे भी रिलेटेड में ना मुद्दे आएंगे, उनके बीच में समस्या चलते रहता है। तो कौन कौन से किन राज्यों के बीच में ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में ये समस्या चलते रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, कल्पना कीजिए कि आप जनवरी में दिल्ली से चंडीगढ़ एक शादी में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे हैं। यात्रा के दौरान आपकी निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेतों में प्रमुखता से देखेंगे, कौन सी फसल देखेंगे हम, गेहूं देखेंगे। कौन सी फसल देखेंगे, गेहूं। गेहूं का क्या हमारा सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और अपना मई जून के आसपास में काट लिया जाता है, ठीक है। तो गेहूं एक रबी फसल है।
नेक्स्ट हमारे सामने में अभी खतर हमारे को देखा, खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात, खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। खनिज से देखो तो हमारे जो जितने भी वस्तु बनाया जाता है, प्लस में एक खनिज लवण भी होता है, खाने वाला भी एक हमारा खनिज लवण होता है, हमारे जीवन के लिए क्या अनिवार्य होता है। सही बात है, ठीक है। कारण पढ़ते हैं, सभी सजीव वस्तुओं को, सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तु, अब सजीव वस्तु की बात की, जैसे कि हमारा सजीव वस्तु, हमें कोई भी देखो, कोई भी जो वस्तु होता है निर्जीव होता है। खनिज द्वारा जो भी वस्तु बनाए जाते हैं हमारे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। बाकी यहाँ पर जो सजीव की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सजीव की जो मैं मुझे लग जो रहा है, मुझे जहां तक मैं सोच हूँ, ठीक है, तो सजीव का मतलब यहाँ पर मानव की बात की जा रही है। तो मानव सभी सजीव मतलब सभी मानव वस्तु, मान समझ यहाँ पर मानव को वस्तु बोला गया है, वो खनिजों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे सभी सही बात है, हमारे सभी सही है, तो सही बात है कि खनिज लोगों को खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो ये अभिकथन अभी कारण हमारा सही है, सही वाक्य भी करता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे सामने स्तंभ एक का मिलान स्तंभ दो से करना, ठीक है, करते हैं। खनिज हो गया और आपके प्रमुख खाने हो गए, ठीक है। लोहा खान, लोहा खान कौन सा है, लोहा खान आपका कौन सा का है, चंद्रपुर पर, ठीक है, लोहा खान का चंद्रपुर पर। कोयला खान आपका कहा है, सिंगरौली, कोयला खान क्या आपका सिंगरौली है। और आपका इसमें अभ्रक, अभ्रक गया में आ जाएगा, लगभग बॉक्साइड मैकल में आ जाएगा, ठीक है। पहले का आपका क्या है, पहले का आपका तीसरा आंसर है, पहले का तीसरा है। और आपका कोयले का आपका क्या है, दूसरा, कोयले मतलब चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा। ए इसका राइट आंसर है। बाकी बी का पहले क्या है आपका, बी का पहला है, अभ्रक का क्या है, गया में आता है। और बॉक्साइट का क्या है, मैकल है, ठीक है, इसके खाने हैं, ठीक। आगे करते हैं, बेल्जियम ने अपने बहुसंख्यकवाद की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके किया। तो एक संघात्मक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके किया, ठीक है। और बेल्जियम के नाम में डच भाषा हो गया, फ्रेंच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक लोग थे। तो उनके बीच में जो शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा उन्होंने राज्य और क्षेत्रीय स्तर पे किया, जिससे कि उनके बीच में समस्याओं का समाधान हुआ, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था को अपना करके उसने अपने बहुसंख्यवाद की समस्या को समाधान किया, ठीक है। संघात्मक के अंदर में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा ना, शक्तियों का बंटवारा अपना राज्य, जैसे कि राज्य शक्तियों का बंटवारा राज्य स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे कर दिया जाता है। मतलब जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर में जो शक्तियों का बंटवारा है, भारत के हमारा संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो भारत के जो शक्तियों का मेन जो बंटवारा है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में किया गया है, जिससे कि जो भी समस्या होती है, जैसे कि जो भी हमारे कई सारे विषय होते हैं, जिससे कई सारे विषय होते हैं जिसपे ना कानून बनाना, कानून निर्माण कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो इन दोनों के बीच में ना शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में किया गया है, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। सही सुमेलित युग्म देश है, व्यवस्था है, तो स्पेन इसका राइट आंसर है। तो स्पेन के संघात्मक व्यवस्था है, बाकी सब आपके गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के मुख्य घटक है, राजनीतिक दल के मुख्य घटक है, ठीक है। नेता होता है, हाँ होता है। सक्रिय सदस्य, हाँ सदस्य भी इसके होते हैं। समर्थक, राजनीतिक दल के समर्थक भी हमारे होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। बाकी दबाव समूह, दबाव समूह इसके नहीं होते हैं, वो बाहर, जैसे कि हमारा विपक्षी दल, वो दबाव समूह होते हैं। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का हमारे को उत्तर देना। प्रश्न, एक सेकंड रुक जाएंगे, चलो करते हैं। प्रश्न का उत्तर देना है। देखो देश है, ये सारे देश है, और विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक, ठीक है। नीचे दिए गए देशों से निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में उच्चतम स्तर पर है। उच्चतम स्तर पे कौन सा हमारा आएगा, बताओ। चारों में से कौन सा हमारा, ए पहला। भारत हमारा उच्चतम स्तर पे 130 नंबर पे है, मतलब 100। देखो इन चारों के कंपैरिजन में, इन चारों के कंपैरिजन में भारत सबसे ऊंचे पे है। बाकी अपने बाकी इसके अलावा जो बाकी जैसे 129, 128, 127, 1 2 3 4 5 6 10, वह सबसे भारत से बहुत ऊंचे में हो चले जाएंगे, ठीक है। बाकी इन चारों की कंपैरिजन के अंदर में, इन तीनों के कंपैरिजन में भारत सबसे ऊंचे पे है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा, भारत। नेक्स्ट हमारे सामने एक्स एक कस्बे, ठीक है, कस्बे में रहता है, वह फूलों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, ठीक है। एक्स का कार्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत में, प्राथमिक, सबको पता है यार, ग्राम, आसान है। तो 78 क्वेश्चन रहेगा, चित्र को देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर करना है। अब बताओ ये कौन से चित्र में दिए गए कार्य अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से के अंतर्गत में आते हैं, हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे या तो पैकेजिंग किया जा रहा है, यहाँ पर या तो इसको पैकेजिंग ही जहां से तो देखा जा रहा है, या इसको बनाया जा रहा है, ठीक है।
वस्तुओं को बनाया जा रहा है, मतलब कि कच्चे माल को लेकर, जहां पर भी आपका कच्चे माल को लेकर के नए वस्तुओं में नए और मूल्य वाली वस्तु में बदल दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है? हमारा द्वितीय केंद्र कहलाता है। तो ये जो हमारे जो ये जो आएगा कपड़ा यहाँ पर बनाया गया है, ये पैकेजिंग कर रहे हैं, ये सब जो महिलाएं पैकेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कच्चे माल को लेकर के नए वस्तु में बनाया, नए और मूल्यवान वस्तु में बनाया गया है। तो ये जहां पर भी नए और मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाए वस्तु कच्चे माल को, तो वह द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। मछली पालन प्राथमिक में आएगा। साहूकार हो गया, ठीक है, साहूकार हो गया भाई, सेवा दे रहा है एक तरह से, ठीक है, तृतीय के अंदर आएगा। मछुआरा प्रथम के अंदर में आएगा। टोकरी बुनना, टोकरी बुनना आपका द्वितीय के अंदर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टोकरी वाला जो बुनने वाला व्यक्ति है वह क्या करता है, कच्चे माल को लेगा। कच्चे माल कहां से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से मिलेगा। क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगा, बांस मिलेगा, ठीक है। तो वहां से जो क्या करेगा भाई, कच्चे माल को लेकर के नए मूल्यवान वस्तु में बदल देगा, तो इसलिए टोकरी बुनना द्वितीय के अंदर में आता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने 18 है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकारी बैंकों से ऋण लेना कठिन क्यों हो जाता है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकारी बैंकों से ऋण लेना क्यों कठिन हो जाता है? निम्नलिखित कारणों को पढ़िए। सबसे उपयुक्त जो तीन धार का अभाव, पहले तो वहां पर क्या आएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में वहां पर बैंक ही नहीं होता है, ठीक है, बैंक नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर मुश्किल होता है। पहले ये कारण भी सही है, जटिल प्रक्रिया इसकी ना, बैंक से ऋण लेना जटिल प्रक्रिया होती है, पढ़े लिखे की बहुत ज्यादा जरूरत होता है उसमें, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। और ऋण की उच्चतर दर, ऋण की देखो ग्रामीण बैंक सरकारी बैंकों में ऋण की जो दर होती है कम होती है, तो ये तो कारण है नहीं। जागरूकता का अभाव, वहां पे लोगों के बीच में, किसानों के पास में जागरूकता भी नहीं होता है, तो ये तीन कारण है, पहला दूसरा और चौथा हमारे कारण है, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत के शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपनी ठीक है, अपनी तीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है? कौन सा हमारा जो समूह है शहरी क्षेत्र में, कौन सा समूह अपनी तीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है? ठीक है, अनौपचारिक स्रोत सबको पता है क्या होता है, तो हमारा सी का राइट आंसर है दोनों, ठीक है, गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार, गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर करते हैं अपने लोन के लिए। नेक्स्ट हमारे सामने में कथन एक आएगा, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, ठीक है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एक मुख्य कारक है। बिल्कुल सही बात है, प्रौद्योगिकी के अंदर में क्या हुआ, तीव्र से उन्नति हुई, टेक्नोलॉजी के तीव्र से उन्नति हुई, जिसके कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो गया, ठीक है। अभी कथन हमारा एक सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं को तीव्रतर आपूर्तियों, ठीक है, आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया। बिल्कुल सही बात है, इसलिए लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति, वहां तक वस्तुओं को पहुंचा दिया जा सके, ठीक है, कम लागत कर दिया, मतलब कि उसने क्या करा भाई, वहां पे ऐसे जहाज बनाए गए, प्लस में हमारा जहाज हो गया, प्लस में हमारे हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्लेन हो गया, ठीक है, जिसके सहारे, जिससे मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, एरोप्लेन बना, एरोप्लेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तुओं को तीव्रता से जल्दी पहुंचा दिया गया, और लागत भी वहां पर कम लगा। ये हमारा प्रौद्योगिकी कारण संभव हुआ। अभी कथन एक दूसरा हमारा दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है, दोनों सही है, और हमारा कथन दो एक का सही वाक्य भी करता है। ये हमारे सारे एमसी क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर हमारे सारे एमसी क्वेश्चन होंगे। आशा करता हूं आप को यहाँ तक बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट हमारे पास कम समय है। 21 क्वेश्चन का हमारा क्या करते हैं, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय, ठीक है, ये सारे दोनों मार्क्स वाले क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में उपनिवेश विद्रोह, ठीक है, उपनिवेशवाद विद्रोही आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक राष्ट्रवाद, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद जो हमारा है के उदय के अंदर में, हमारे जो उपनिवेशिक काल के अंदर में जो भी आपके विद्रोह आंदोलन शुरू हुए थे, तो उसकी क्या भूमिका है, मतलब कि इसके द्वारा जो नींव है ना, जो आधार है ना, जो उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन ने जो आधार बनाया, क्या करा है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन का क्या बनाया, इसने आधार बनाया, और इसने क्या करा, आधार को तैयार कर दिया, मतलब कि नींव रखी, आंदोलन की नींव रखी, जिसके कारण हमारा आधुनिक राष्ट्रवाद की योजना आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या क्या मतलब उपनिवेशवाद के अंदर में मतलब पुराने समय में कौन कौन से हमारे आंदोलन शुरू हुए जिसके कारण हमारा आधुनिक राष्ट्रवाद हुआ, तो वह सभी हमारे को बताना है। तो लेट्स डू इट करते हैं। देखो, तो पहला हम लिखेंगे, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा हमारा ये है। तो हमारे को कोई भी दो लिखना है, कोई भी दो लिखना है, ठीक है। देखो, एकजुटता और साझा संघर्ष, एकजुटता और साझा संघर्ष को ना लिखना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ से देखो, 1857 के बाद विद्रोह, 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुए विभिन्न आंदोलन, जैसे कि स्वदेशी, सहयोग, असहयोग, सविनय ने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर जनता को एकजुट किया, ठीक है। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में इसने भूमिका निभाई। दूसरा हम लिख सकते हैं सांस्कृतिक और गौरव और चेतना,
ठीक है, इसको लिखना चाहो लिखना बना मत लिखना। औपनिवेशिक विद्रोही आंदोलन के दौरान भारतीय संस्कृति गौरव को पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, तो औपनिवेशिक जो विद्रोही आंदोलन के दौरान भारतीय जो संस्कृति को गौरव को भारतीय संस्कृति गौरव मतलब कि अपनी संस्कृति को हम बचाएंगे, अपनी संस्कृति को हम चुनेंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे हम, को पुनर्जीवित किया, जिससे राष्ट्रवाद को बौद्धिक और भावनात्मक बल मिला। राष्ट्रवाद को भाई बौद्धिक लोग सही अपना जागरूक होने शुरू हो गए और बहुत भावना तक भाई हमारे देश का जो क्या हो रहा है, फीलिंग्स का हनन हो रहा है भाई, सीधी बात है। हमारी संस्कृति को कौन सी हमारी संस्कृति के ऊपर में कौन सी संस्कृति थोपा जा रहा है, हमारा उपनिवेशिक ठीक है यूरोपीय संस्कृति थोपा जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर भावना तक बल मिला। इस तरह से हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जन आंदोलन का विकास। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह जन आंदोलनों जैसे कि खिलाफत, नमक सत्याग्रह ने राष्ट्रवाद को केवल शहरी अवजात वर्ग तक सीमित न रहकर ठीक है रखकर ग्रामीण और आम जनता तक पहुंचाया। तो इस तरह से हमारे क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ इन सभी आंदोलनों के द्वारा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी दो हमारे को लिखना है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा आएगा गांधी जी ने क्यों कहा कि सत्याग्रह ठीक है सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, दो तर्क हमारे को देना। हाँ हाँ, अभी घुमा के आ रहा 5 मिनट बस। ठीक है, 5 मिनट अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने सॉरी अभी कर रहा हूं। गांधी जी ने क्यों कहा कि सॉरी 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 गांधी जी ने क्यों कहा कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, दो तर्क हमारे को देना है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहला हमारा है कि आज सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार है, सत्य क्या आत्मा का आधार है, इसलिए बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। ठीक है, तो पहले क्यों कहा, पहले ये क्या ये कारण है। दूसरा हमारा आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। आत्मा क्या होता है, आत्मा जो हमारा आता है ज्ञान से क्या होता है, लैस होती है और इसमें प्यार की लो जलती है। मतलब कि प्यार की लो जलती है, अहिंसा और सुवच्च धर्म है। मतलब कहना आत्मा जो होता है ज्ञान से, आत्मा जो है ज्ञान से लैस होती है। मतलब कि आत्मा के अंदर में ज्ञान होता है क्या, लैस का मतलब क्या होता है, लैस का मतलब ये होता है कि वो जुड़ा हुआ। आत्मा आत्मा के अंदर ज्ञान होता है। देखो आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं होता, बेसिकली आत्मा के अंदर में प्रेम होता है, प्रेम भावना होता है। बाकी आत्मा के अंदर ज्ञान, आत्मा के अंदर ज्ञान भी होता है भाई, क्यों नहीं होता है। आत्मा जो हमारे हम जीवित हैं तो उसमें ज्ञान क्यों नहीं है। आत्मा मतलब कि देखो हमारा क्या है, हमारा हमें एक शरीर है, हमारे पास खाली सिर्फ शरीर है। ठीक है, हमारे अंदर आत्मा हमारे स्पिरिट है। ठीक है, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, तो हमारे जो जो हमारे सद्य बुद्धि जो पूरा ज्ञान है ना, आत्मा के पास ही ज्ञान है। क्या है, आत्मा के पास ही ज्ञान है। हम तो खाली हमारे बॉडी के आए गए, हमारे से एक बॉडी है ना, बाहरी आवरण है ना, हमारा जो मेन जो काम जो करता है, कौन क्या करता है, आत्मा ही तो काम करता है मेन। ठीक है, अगर वो मेरा आत्मा जो है आत्मा मेरे से निकल जाए तो मेरा बॉडी तो डेड हो गया। ठीक है, तो ये देखो आत्मा जो क्या होता है, हमारे आत्मा के अंदर आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होता है। मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान होता है जिसमें प्यार की लो जलती है, कि प्यार रहता है इसके अंदर, और अहिंसा स्वच्छ धर्म है। अहिंसा उन्होंने बोला कि अहिंसा भाई, अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना भाई, स्वच्छ धर्म है। मतलब कि इसी को हमारे को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज आगे बढ़ाना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए बोला गया। और महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पहले एक पॉइंट हमें दो पॉइंट लिखना है, एक तो ये लिख देंगे, एक ये लिख सकते हैं हम। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सरकारी ठीक है शारीरिक बल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सत्याग्रही ने एक सेकंड रुक जाओ, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाते, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो आप सुन लो, आप क्या करना, एक पॉइंट लिख देना, एक पॉइंट लिख देना, सीट ये भी हो जाएगा। बाकी इसमें से आप ये तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट भी आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, ये चीज लिखना है। तो सीधी सी बात है कि सत्याग्रह को आत्म शुद्ध आत्मबल क्यों कहा, सत्य की क्यों कहा आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का क्या आधार है, इसलिए बल को सत्याग्रह का नाम दिया, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। ठीक है, बस तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आज क्लास को यही भी फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर में इसके आगे क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आज क्लास को यही फिनिश करते हैं, मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में। तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।